हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSCF पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी CS ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच तीनों ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आइए अब इसका हम यूनिट बाय यूनिट डिटेल डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू क्रिएट देम। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने डिजिटल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है इसके अंदर सेकंड टॉपिक दे रखा है हमारे सिग्नल। तो सिग्नल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में सिग्नल होता क्या है। तो सिग्नल इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यानी कि सिग्नल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकें। अब ये किस किस टाइप के सिग्नल होते हैं? तो बेसिकली सिग्नल हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। बात करते हैं अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल विच आर कंटिन्यूअस एज टाइम वेरिंग इन नेचर आर नोन एज एनालॉग सिग्नल। यानी कि वो सिग्नल जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं वो सिग्नल हमारे क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमारा कुछ ये टाइम दे रखा है 0 to कहीं तक भी, जो इन्फिनिटिव इसकी रेंज दे रखी होगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस बार कुछ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बार कुछ है। ऐसे ये कुछ नेगेटिव पल्स में भी दे रखा है। ये सब क्या हमारा एम्पलीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो क्या होगा? एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होंगे जो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। वो सिग्नल हमारे क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। तो इस यूनिट में आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। तो आपको पहले किसे एक्सप्लेन करना है? एनालॉग सिग्नल को और दूसरा डिजिटल सिग्नल को। आपने एनालॉग सिग्नल के बारे में समझ लिया है। अब देखते हैं अपना डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स विच आर डिस्क्रीट आर नोन एज डिजिटल सिग्नल। यानी कि वे सिग्नल जो डिस्क्रीट होते हैं अर्थात समय के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं, वो सिग्नल आपको क्या कहलाते हैं? डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। अब डिजिटल सिग्नल हैव 2 और मोर स्टेट इन अ बाइनरी फॉर्म। यानी कि डिजिटल सिग्नल की आपकी 2 या फिर 2 से अधिक स्टेट हो सकती हैं। अब इसका डायग्राम कैसे होगा? जैसे कि ये तो आपको दे रखा है टाइम और ये दे रखा है वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर या तो सिग्नल हाई होगा या फिर लो होगा। जैसे यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू क्या है? हाई। और यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू क्या है? लो। फिर से यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू कैसी है? हाई। यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू क्या है? लो। तो इसलिए इसे किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी की फॉर्म में। तो बाइनरी का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है बाइनरी, इसका मतलब 2, यानी कि इसका आउटपुट या तो हाई होगा या फिर लो। एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसके, जैसे कि CD, DVD और डिजिटल वॉच जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो ये सब किसका यूज़ करती है? हमारे डिजिटल सिग्नल का यूज़ करती है। अब इसके बाद हम अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल्स में क्या अंतर होता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेना। सबसे पहला है एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस एंड टाइम वेरिंग। यानी कि एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अब दूसरा डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट, यानी कि डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद सेकंड, ट्रबल शूटिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल आर डिफिकल्ट। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? यदि भी आपके सिग्नल में कोई भी एरर आ जाती है
तो इसको फाउंड आउट करना एनालॉग सिग्नल में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि ट्रूबल शूटिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स आर इजी। डिजिटल सिग्नल्स में यदि कोई भी एरर आती है तो उसको फाउंड आउट करना आसान होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एनालॉग सिग्नल इज़ यूजुअली इन द साइन वेव। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो हमारे यूजुअली किस में होते हैं, साइन वेव में होते हैं, और जबकि जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर्ड वेव की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 4, इजीली अफेक्टेड बाय नॉइज़। जो आपके एनालॉग सिग्नल हैं वो नॉइज़ मतलब शोर के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज़ यानी कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपके शोर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग सिग्नल मे बी अफेक्टिंग बाय द नॉइज़। यानी कि एक्यूरेसी, उसकी जो परिशुद्धता होती है एनालॉग सिग्नल की, वो नॉइज़ के द्वारा अफेक्ट हो सकती है। और जो डिजिटल सिग्नल है दे आर स्टेबल एंड लेस प्रोन टू नॉइज़। ये क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं, यानी कि इन पर नॉइज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, एनालॉग सिग्नल मे बी अफेक्टिंग ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन। यानी कि जब हम एनालॉग सिग्नल में अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब जब हम किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो डाटा होता है ट्रांसमिशन के द्वारा क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल आर नॉट अफेक्टिंग ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। जब हम डिजिटल सिग्नल के अंदर अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वो डाटा ट्रांसमिशन के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। इसके बाद क्या है पॉइंट नंबर 7, एनालॉग सिग्नल यूज़ मोर पावर। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं आपके ज़्यादा पावर का यूज़ करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल यूज़ लेस पावर। जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपकी कम पावर का यूज़ करते हैं। फिर से आप यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हो, वही ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ पर क्या होता है टाइम, और यहाँ पर क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। ये यहाँ पर इसके डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पर इसके डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पर टाइम का डिस्टेंस कुछ और है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस या तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। अब ऐसे ही आप डिजिटल सिग्नल में बना सकते हो, ये पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज, यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ ज़ीरो वोल्टेज, यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ ज़ीरो वोल्टेज और यहाँ पर हाई वोल्टेज। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं उसको, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर ट्रिप एंड डिजिटल वॉच को आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था यानी कि डिफरेंस का, इसके भी काफ़ी चांस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। इसके बाद इसका थर्ड टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपको बताना है कि डिजिटल सिग्नल के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला पॉइंट है ईजियर टू डिज़ाइन, यानी कि इनको डिज़ाइन करना आसान होता है, डिजिटल सिग्नल को डिज़ाइन करना आसान होता है। इसके बाद है लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़, यानी कि जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं वो नॉइज़ के द्वारा बहुत कम प्रभावित होते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन इज़ ईजी। डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डिजिटल सिग्नल में काफ़ी आसान होता है। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट इसके और भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला इसमें दे रखा है फिर लो कॉस्ट, आपके डिजिटल सिग्नल की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है। इसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिजन, उसकी एक्यूरेसी तथा प्रिजन भी काफ़ी क्या होता है, हाई होता है। ईजिली प्रोग्रामेबल, डिजिटल सिग्नल आपके आसानी से प्रोग्रामेबल होते हैं। कंज्यूम लेस पावर, कम पावर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दे रखा है ट्रूबल शूटिंग इज ईजी, यदि इसमें कोई भी एरर आ जाती है तो उसको फाउंड आउट करना आसान होता है। उसके बाद हाई इफ़िशेंसी, इसकी दक्षता जो है काफ़ी अधिक होती है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि डिजिटल सिग्नल के हमारे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। आपके डिजिटल सिग्नल्स के क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल मेडिकल इमेज, यानी कि आपका डिजिटल सिग्नल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मेडिकल इमेज के अंदर यूज़ किया जाता है। अब मेडिकल इमेज कैसे, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया
CT स्कैन मशीन हो गई, वहाँ पर सबका किसका यूज़ किया जाता है? डिजिटल सिग्नल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी आपके डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड दे रखा है डिजिटल स्पीच रिकॉग्निशन। आपकी जो वॉइस रिकॉग्निशन होती है वो भी आप डिजिटल सिग्नल के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद डिजिटल सेंसर, सबको पता होगा आजकल जैसे कि वॉच के अंदर भी डिजिटल वॉच के अंदर भी सेंसर लगा हुआ होता है। उसके बाद क्या है? वीडियो प्रोसेसिंग। वीडियो प्रोसेसिंग में भी आपका डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिजिटल टेलीविज़न, आपका डिजिटल टेलीविज़न के अंदर भी डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के भी अंदर आपका डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। यहीं पर आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। यदि आप इन 4 टॉपिक को कवर करके जाते हैं तो आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी एडिशन क्या होता है और हमें इसे किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो हमारे दोनों इनपुट हैं 0 एंड 0, तो 0 + 0 तो आउटपुट क्या आएगा? 0। 0 + 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 1। 1 + 0 आउटपुट क्या आएगा? 1। लेकिन 1 + 1 आउटपुट क्या आएगा? 1 0, क्योंकि 1 0 इसका मतलब क्या है? 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। यदि आप 1 0 का क्या निकालोगे? डेसिमल निकालोगे तो लिखोगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 + 0 बराबर कितना आ गया? 2। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब 0 + 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 + 0 लिखेंगे कितना आएगा? 1। लेकिन 1 + 1 लिखेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 1 0। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 1 0 1 0, आपको ऐड करना है 0 0 1 एंड 1। देखो 1 0 + 1 0 + 1 तो क्या आ जाता है आपके पास? 1। फिर से 1 + 1 तो 1 + 1 क्या होता है आपके पास? 1 0, यानी कि 1 और 0। तो आप 0 को तो कहाँ लिखोगे? यहाँ पर, और कैरी चला जाएगा आपका यहाँ पर। फिर 1 + 0 फिर से क्या आ जाता है आपके पास? 1 + 0 1, फिर से 1 + 0 क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर 1। उसके बाद 1 + 0 1, ये आ गया। अगर आप इसको डेसिमल में देखोगे तो कितना लिखा हुआ? 8 और 2 10, और ये देखोगे तो कितना लिखा हुआ है? 2 और 1 3। आपको कितना जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13। तो आप इसे देख लीजिए, 8 और 4 12 और 1 13। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 1 1 1 0, इसके बाद 0 0 1 एंड 0। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1। अगर इसको देखेंगे तो कितना लिखा हुआ? 8 और 4 12 और 2 14, और ये कितना लिखा हुआ है? 1। तो टोटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब एक नंबर और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 0 1 1 एंड 1। ये डेसिमल में कितना लिखा हुआ है? 7। और यहाँ पर 1 1 1 एंड 1। इसको देखेंगे तो डेसिमल में कितना लिखा हुआ है? 15। टोटल सम कितना आना चाहिए? 22। अब देखते हैं क्या इसका सम 22 आता है या फिर नहीं। देखो 1 + 1 फिर से क्या आएगा? 1 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो और कैरी 1 लिख सकते हो। फिर से 1 + 1 तो 1 0 हो जाएगा, तो आपका कैरी यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा होगा आपके पास? 0। तो 0 + 1 1। उसके बाद फिर से 1 + 1 1 0, तो 1 चला गया आपका यहाँ पे कैरी, और फिर 0 + 1 1। इसके बाद 1 + 0 1 एंड फिर 1 + 1 1 0। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 की पावर 4 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 0। तो 16 और 4 20 और 2 22। तो आंसर कितना आ गया आपका?
2, यानी कि जो हमने किया है वो आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बाइनरी एडिशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं उसको प्रॉपरली सोल्व करके आपको भेज दूंगा। इसके बाद देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो, 0 में से यदि 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। अब क्या हम 0 में से 1 को घटा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक बोरो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0, तो कितना हो गया, 2। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। ये टेबल आपको याद रखनी है कि जब 0 में से 0 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0। और 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 में से 1 तो घट नहीं सकता, आप यहाँ से कैरी लोगे तो क्या लिखोगे, 1 0। तो 1 0 क्या है एक्चुअली में, 2। और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1। इसके बाद 1 में से 0 तो क्या बचेगा, 1। और 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0। आपको ये ट्रुथ टेबल अपनी पूरी की पूरी याद रखनी है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ऐसे लिखा आपके पास 1 0 0 1, इसमें से आपको घटाना है 1 1 0 0। अगर हम ऊपर वाले को देखो तो लिखा हुआ हो कितना, 9, और ये कितना लिखा हुआ है, 3। तो आंसर कितना बचना चाहिए, 6। देखते हैं क्या हमारा आंसर 6 बच रहा है या फिर नहीं। देखो, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 0। अब यहाँ पर क्या 0 में से 1 चला जाएगा, नहीं। अब इसके पास आगे वाले के पास भी 0 है तो इससे भी, तो इससे लेगा ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 0 कितना हो जाएगा ये, 2। अब 2 में से 1 तो 1 इसे दे देगा, तो यहाँ पर तो कितना बन जाएगा ये, 2। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर 1 का 1 और यहाँ पर 0। अगर देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ आपके पास, 6। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 1 1 0 0, उसके बाद 0 1 1 एंड 1 माइनस। देखो, ऊपर वाले को देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 12। और नीचे देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 7। तो कितना आंसर आना चाहिए, 5। अब देखते हैं क्या हमारा एक्चुअल में 5 बच पा रहा है या फिर नहीं। तो क्या 0 में से 1 जा सकता है, नहीं। क्या 0 से कैरी दे सकता है, नहीं। तो किससे लेगा, इससे 1 बोरो लेगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1 0। तो 1 0 कितना होता है, 2। तो 2 में से 1 तो इसके पास चला गया और 1 इसके पास बच गया। तो अब यहाँ पर कितना बच गए, 2। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 1। और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ पर फिर जब इसने इसको कैरी दे दिया तो इसके पास क्या बचा होगा, 0। अब ये इससे कैरी लेगा तो कितना बन जाएगा ये, 2। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर कितना बचा अब ये, 0। और 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 0। तो ये कितना लिखा हुआ आपका, 5। यदि आपको नहीं समझ में आया है अभी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताना। इसके बाद हम देखेंगे नंबर सिस्टम। अब देखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम इज़ अ कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज़। यानी कि नंबर सिस्टम का यूज़ किस लिए किया जाता है, अपनी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर सिस्टम का यूज़ करते हो। आपसे पूछे नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे ही नाम से पता लग रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी का मतलब 2, इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए इसका बेस क्या होता है, 2। अब दूसरा क्या होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल के अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसलिए इसका बेस कितना होता है, 8। आप 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8। इसके बाद क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल के अंदर 0 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। अब 0 से लेके आप 9 तक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, बेस 10। तो इसलिए डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। एंड बाइनरी का बेस कितना होता है, 2।
अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल किस किस नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है? 0 to 9 तो एक्सेप्ट करेगा ही, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। क्योंकि आप 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप हेक्साडेसिमल में होंगे तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट तो सेम लिखी जाती हैं, लेकिन यदि आपको वहाँ पर 10 को लिखना है तो आप लिखोगे वहाँ पर ए, यदि आपको 11 को लिखना है तो आप लिखोगे बी, यदि आपको 12 को लिखना है तो आप लिखोगे सी, यदि इसको लिखना है तो लिखोगे डी, और इसको ई एंड इसको एफ। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यदि आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको देख लेना है, यदि डिजिट 0 से लेकर 9 तक है तो कोई भी इशू नहीं है, आप उस डिजिट को सेम लिख सकते हो। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो आप ए बी सी डी ई एफ का यूज़ करोगे। अब देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता क्या है। बेसिकली नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम सीखेंगे किसी भी एक टाइप के नंबर सिस्टम को किसी दूसरे टाइप के नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। यदि आपका कोई नंबर डेसिमल में दे रखा है और आपको किसी अदर, जैसे या तो बाइनरी या फिर हेक्सा या फिर ऑक्टल में चेंज करना है तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये मैंने पार्ट 1 बना दिया है। इसके बाद मैंने पार्ट बी बनाया है अदर टू डेसिमल। यदि आपको बाइनरी, हेक्सा या फिर ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है तो मैंने इसका सेकंड पार्ट बना दिया है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 डायरेक्ट कन्वर्जन, यानी कि वो नंबर सिस्टम जो 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। आप उन्हें क्या करोगे? डायरेक्ट कन्वर्जन कहोगे। जैसे क्या आप 10 को 2 की पावर में लिख सकते हो? नहीं, तो इसलिए डेसिमल को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप बाइनरी को 2 की पावर में लिख सकते हो? हाँ, 2 की पावर 1 ये किसके लिए? हमारे बाइनरी के लिए। अब क्या है 2 की पावर 3 ये हमारे किसके लिए? ऑक्टल के लिए है। और ये 2 की पावर 4 ये किसके लिए? हमारे हेक्सा के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल या फिर ऑक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका 1 बाय 1 पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। यदि कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दे रखा हो और आपको उसे अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे आपको ये नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका बेस क्या है? 10। बेस 10 से पता लग रहा है ये नंबर किसके अंदर है? हमारा डेसिमल के अंदर। हमें इसे चेंज किसके अंदर करना है? ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। तो आपको क्या करना है? जो भी आपका नंबर दिया हुआ होगा आपको उसको डिवीज़न करना है। लेकिन ध्यान रहे ये नॉर्मल डिवीज़न नहीं होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो देख लेते हैं अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 4 यहाँ लिख देंगे और इसे 8 से हम डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा कैरी आएगा वो हम इधर की तरफ लिखते रहेंगे, और जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला 8 एकम 8, तो कितना बचा आपके पास? 4। आगे लिखा हुआ है 3, तो कितना हो गया? 43। तो 8 पंजे 40। आपके पास कितना बचा अभी? 3, तो 3 इसके आगे लिख देंगे। 8 चौक 32, तो कितना बचा? कैरी 2, तो 2 को कहाँ लिख देना आपको? यहाँ पर। अब ऐसे ही फिर से करेंगे 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, वो 15 से कम है, तो इसलिए हम 8 एकम 8 के कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर लिखेंगे तो 8 निम 72, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा आपके पास? 2। और यहाँ पर कितना लिखोगे? फिर से 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना बचेगा? 3 19। आप इसे लिखोगे कैसे? उल्टी फॉर्म में लिखना होता है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ आपको लिखना होता है। आप लिखोगे 2 3 2 2, ये किस में आ गया आपका? ऑक्टल में। अगर आपको ये एक नंबर दिया हुआ होता है, जैसे एग्जांपल 1 2 3 को आपको दिया हुआ नंबर किसके अंदर? डेसिमल के अंदर, और आपको चेंज करना है बाइनरी के अंदर। तो आप कैसे चेंज करते हैं इसे? आप सीधे इसको यहाँ पर 1 2 3 लिखते,
और यहाँ पर क्या करते हैं, इसे डिवीजन करते हैं सीधे ही। तो 2 6 जा 12 और फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बन जाता है आपके पास 1, फिर 2 3 जा 6, यहाँ पर लिख देते हैं हम 0 और यहाँ पर लिख देते हैं फिर से 1। ऐसे से नीचे की तरफ डिवाइड करते रहेंगे, फिर करेंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना कैरी 0 बचेगा हमारे पास 0। इसे करेंगे तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसे और करेंगे 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और ऐसे करेंगे तो 2 1 जा 1 एंड 1। अब इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो कितना आ जाएगा 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 और 1। ये किस में आपका चला गया बाइनरी में। अब एक दो क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 5 0 और आपको पहले डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, आपको एक बार ऑक्टल में चेंज करना है और एक बार बाइनरी में। तो देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, वही पहले आपको क्या करोगे, इसका सक्सेसिव डिवीज़न करोगे। 2 6 जा 12, कितना बचेगा फिर 2 1 जा 1, तो कैरी यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1। अब इसे फिर से करेंगे 2 3 जा 6, 0 का 0 एंड 1 का 1। और फिर से करेंगे इसे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर कैरी 0 बचेगा। फिर 2 7 जा 40, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 1 बचेगा। और फिर 2 1 जा 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो पहले इसका बिना पॉइंट वाला पार्ट लिख देते हैं। कितना आएगा आपके पास 1 1 1 1 1 1, 4 टाइम 1, उसके बाद 0 1 1 पॉइंट। हम इसे किस में चेंज कर रहे हैं अभी, बाइनरी के अंदर, क्योंकि हमने किससे डिवीजन किया है 2 से। अब हमारा बचा फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जिस भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है आपको उसी से मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे कि 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.00, तो कितना बच रहा है आपके पास यहाँ पर 1। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई फिर से 0 से करें तो कितना आ जाएगा 0 0। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है स्टॉप। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा था 50, और आपको जिस नंबर सिस्टम में चेंज करना होगा, जैसे हमें किस में चेंज करना था बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आपको ना उससे मल्टीप्लाई करते रहना। किससे, उस जिस नंबर सिस्टम के अंदर हमको कन्वर्ट करना। कब तक करते रहना है, या तो यहाँ पर 0 बन जाए या फिर कोई रिपीटेड वैल्यू आ जाए। यदि कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको उसे कितने टाइम करना है, केवल 5 टाइम करना है, उसके बाद इसे रिपीट नहीं करना है। तो जैसे हमने इसको फर्स्ट टाइम ही किया तो यहाँ पर क्या आएगा 00, तो हम इसे यहाँ पर क्या कर देंगे स्टॉप। और इसके ये वाली वैल्यू जो बचेगी हम इसे कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। उसे कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 1 0। ये क्या आ गया इसका एक्चुअली बाइनरी के अंदर। अगर हमें यही नंबर सिस्टम अपना चेंज करना हो किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, तो क्या करेंगे, देखो 123 को इस बार डिवाइड करेंगे किससे 8 से। तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 4, तो 8 5 जा 40, तो आपके पास कितना बचा 3, तो 3 कहाँ लिख दोगे आप यहाँ पर। अब ऐसे ही 8 1 जा 8, तो आपके पास क्या बचेगा 7, तो 7 लिख दोगे आप यहाँ पर। लेकिन फिर भी इसे क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो इसे लिखोगे 173 पॉइंट। अब इसके बाद भी फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा क्या 50, तो 50 को आप क्या करना है 15 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 5 जा 40, और उसके बाद एक 0 ये वाली, तो कितने लिखेंगे 4.0। तो यहाँ पर भी क्या बन गया हमारे पास 2 0। तो इसके बाद ये जो 4 बचा है पॉइंट वाला, इसको यहाँ पर लिख देंगे। और फिर से यदि हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, तो क्या आएगा हमारे पास 0 0 पॉइंट। तो फिर हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे स्टॉप, और ये 4 को हम जाके लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 8। इसके बाद बचा है हम एक बार नंबर यदि हमारा दिया हुआ हो किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, तो उसे हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे 123 को डिवाइड करेंगे कितने से, इस बार 16 से। 16 तो 16 7 जा 112, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 11। तो आप इसे लिखोगे कैसे,
नीचे से ऊपर की तरफ। तो मैंने पहले बताया आपको, पहले क्या लिखोगे आप 7, लेकिन जैसे ही आपका 11 आएगा तो आप इसे क्या लिखोगे बी। मैंने पहले ही बताया था 10 को क्या लिखना है ए, 11 को क्या लिखना है बी। अब ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, आपको बार फिर से किसका बचा आपका ये फ्रैक्शन। तो इसे लिखेंगे 5 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कितने से करनी है 16, कितना हो जाएगा ये 8 0 एंड 0 तो 0.0। फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0। तो देखो ये वाला 8 तो यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला 0 ये बचा, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास फिर से 0। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 8, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 8, यहाँ पर लिख दोगे इसका बेस 16। तो उम्मीद करता हूँ आपको यदि कोई भी नंबर सिस्टम डेसिमल के अंदर दिया हुआ होगा तो आप उसे डायरेक्टली किसी अदर नंबर सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यदि कोई नंबर सिस्टम हमें किसी अदर नंबर सिस्टम में दे रखा हो, जैसे कि बाइनरी में या फिर ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, और हमें उसे चेंज करना हो किसके अंदर डेसिमल के अंदर, तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका नंबर सिस्टम किसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 इसमें दिया हुआ है आपको बेस 2, इसका मतलब इसमें दिया हुआ है ये बाइनरी के अंदर। अगर आपको इसको चेंज करना है किसके अंदर डेसिमल के, तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10। तो इसे कैसे करेंगे, आपको जिस भी नंबर सिस्टम में दिया हुआ होगा आप उसे 2 की पावर में पीछे से आगे की तरफ लिखते रहना है। जैसे कि आप इसे लिखोगे पहले 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है हमारे यहाँ पर 0, प्लस इसके बाद ये नेक्स्ट वाली टर्म 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, प्लस इसके बाद ये वाली टर्म 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, फिर 0 के लिए, और फिर से 1 के लिए लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर लिखेंगे प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0, और इसके बाद प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने सब में लिख लिया 2 की पावर में। तो देखो जिसके पास 1 है, जैसे 2 की पावर 5 कितना आएगा 32 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हमें 1 से, फिर प्लस ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा 32, प्लस उसके बाद ये तो कितना हो जाएगा पूरा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 8, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0। तो 32 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। तो आप इसे कहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर जाएगा 42। अब इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पार्ट। इसको कैसे करना है, इसे लिखा हुआ 2 3 5 पॉइंट, उसके बाद 2 0 दिया हुआ किसके अंदर है 8 का मतलब इसमें दिया हुआ है ये नंबर सिस्टम ऑक्टल में, इसमें चेंज करना है हमें डेसिमल बेस कितना मतलब है इसका 10। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी नंबर सिस्टम में दे रखा है उसे ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे सोल्व करेंगे, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फिर कैसे करेंगे, इसे कितना हो जाएगा ये 128, प्लस उसके बाद 24, प्लस उसके बाद क्या करेंगे 5। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 157। अब ये कितना आ गया 157 पॉइंट। अब क्या रह गया आपके पास 20, यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए 2 की मल्टीप्लाई 8 की पावर -1, प्लस यहाँ पर -1 से पावर स्टार्ट होगी, आपको ये ध्यान रखना है जब फ्रैक्शन में होगा। और यदि इंटीजर वाला पार्ट होगा तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। और दूसरा वाला क्या है हमारा 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर -2। तो ये वाला तो कितना हो जाएगा 0, अब ये कितना हो जाएगा 2/4। तो क्या लिख सकते हैं 8, तो 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 1/4। और 1/4 का यदि आप फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5
पॉइंट, तो आप इसे कहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर 25। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन करना समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर सी। इसको कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ है ए बी एंड 2, लिखा हुआ 16, और हमें किसमें चेंज करना है, इसे भी डेसिमल के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा यदि बेस क्या है इसके अंदर 16, तो ये नंबर हमारा किसके अंदर दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल के अंदर दिया हुआ है। हमें चेंज किसके अंदर करना है, इसे डेसिमल यानी कि बेस 10 के अंदर। तो कैसे करेंगे इसे, वही लिखेंगे 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, बी की वैल्यू कितनी होती है 11, प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी होती है 10। तो यहाँ पर अब इसे सोल्व करेंगे, तो 16 की पावर 2 कितना हो जाता है 256 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे कितना लिख देंगे 356 प्लस इसे कितना लिखेंगे 176 प्लस इसे कितना लिखेंगे हम 2, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना लिखेगा 434, यानी कि हम लिख देंगे 434। ये किसके अंदर आ गया, डेसिमल के अंदर। अब हमारा केवल लास्ट पार्ट बचा है। यदि हमें कोई भी डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो तो हम उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, बस हमें यही देखना है। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है डायरेक्ट कन्वर्जन। तो डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या क्या है, यदि कोई नंबर आपको क्या दे रखा हो बाइनरी में, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2, और आपको उसे चेंज करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। यदि आपको 8 को बाइनरी के अंदर लिखना हो तो आपके लिए कितनी बिट लेंगे, यानी कि ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 से लेके 7 तक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 7 को लिखने के लिए आपको कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कितनी 3 बिट की। आप 3 बिट के अंदर 7 को आसानी से लिख सकते हैं, ये 4 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो इसलिए जो भी आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ होगा आप उसमें पीछे से 3 3 की पेयरिंग कर देंगे। तो ये कितने लेंगे 1 3 और ये वाला 1 3 और एक ये वाला 3। तो ये कितना लिखा हुआ है 4 + 2 = 6। ये कितना लिखा हुआ है 2 और ये कितना लिखा हुआ है 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 2 6। अगर आपसे कहे अब यही कि 5 2 6 आपको दिया हुआ है ऑक्टल के अंदर, और आपसे कहे आपको इसका बाइनरी लिखना है, तो सबसे पहले 5 का बाइनरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 0, उसके बाद 2 का 0 1 0, उसके बाद 6 का 1 1 0। ये कितना आ जाएगा बेस 2। आप इस नंबर को और आप इस नंबर को मैच कर सकते हैं, दोनों क्या है हमारे सेम। यदि आपको नहीं लिखना आता है बाइनरी कैसे निकालता हूँ मैं डायरेक्टली, तो आप कुछ छोटा सा कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब जैसे आपको लिखना है 5, तो 5 देखो 4 और प्लस 1 5, यानी कि आप इस वाली बिट को हाई कर दो और इसको ऐसा कर दो 0, तो आपको क्या लिख गया है 5। अगर सपोज करो आपको लिखना है 8, देखो 8 कहाँ पर है यहाँ पर, तो आप इस वाली बिट को क्या कर दो हाई और बाकी सबको क्या कर दो 0, यानी कि इसको 0 इसको 0 इसको 0, तो आपने लिख दिया 8। सपोज करो आपको लिखना है 11, तो 11 कैसे लिखेंगे 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 1 इसको क्या बना देंगे 0, उसके बाद 1 1। आपको लिखना है 15, आप 15 कैसे लिखेंगे 8 + 4 12 2 14 और 1 15, यानी कि 1 1 1 1। अगर आपको लिखना है 16, तो आप 16 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 16 है तो पहली वाली को क्या कर दोगे आप हाई 1 2 3 4, आप 4 टाइम करेंगे 0 1 2 3 4। तो आप फिर से क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जैसे आपको नंबर दे रखा है 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 बेस 2 के अंदर, और आपको इसे चेंज करना है किसके अंदर ऑक्टल के अंदर।
तो आपको ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पीछे से 3 3 की पेयरिंग करनी होगी। तो पहले यहाँ से 3 ये बन गए, उसके बाद 3 ये, उसके बाद 3 ये। अब एक ही सिंगल बचा तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 2 0। तो कितने की पेयरिंग हो गई, 3 की। यदि कहीं पर कम पड़ते हैं तो वहाँ पर आप आगे की तरफ 0 को ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है आपका 6, ये कितना लिखा हुआ है 5, ये कितना लिखा हुआ है 2, ये कितना लिखा हुआ है 1। तो आप लिख देंगे 1 2 5 6। अगर इससे उल्टा कहे आपसे कि 1 2 5 6 दिया हुआ आपको ऑक्टल के अंदर, और आपको किस में लिखना है, बाइनरी के अंदर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 को लिखोगे 3 बिट में। 3 बिट में कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1। उसके बाद 2 को लिखना है 3 बिट में, लिखो 0 1 0। उसके बाद आपको लिखना है 5 को, तो 1 0 1। उसके बाद लिखना है आपको 6 को, तो 1 1 0। आप ये नंबर और ये नंबर फिर से आप मैच कर सकते हैं, दोनों आपको क्या मिलेंगे, सेम। अब यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है बाइनरी 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये नंबर दे रखा है आपको बाइनरी में, और आपको ये नंबर अब किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। इसमें हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, लेकिन नंबर की रेंज देखें तो कितनी आती है 0 to 50, ठीक है। तो आपको 15 को लिखने के लिए, नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायरमेंट होंगी, तो 1 2 3 4। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था, आपको यहाँ पर लिखना है 15, तो 8 + 4 12 to 14 और 1 15, तो कितनी बिट है 1 2 3 4। तो आपको कितने बिट की जरूरत होगी, केवल 4 बिट की। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 4 की पेयरिंग करनी है पीछे से आगे की तरफ, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, तो एक जीरो कम पड़ गया, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो कितनी पेयरिंग हो गई 4 की। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी है 5। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितनी है फिर से 5। तो आप इसे यहाँ लिख दोगे 5 5 1। ये काफ़ी आसान कन्वर्जन है, आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर फिर से दे रखा है कि आपको 5 5 1 आपको दे रखा है, बेस कितना 16, और आपको चेंज करना है बाइनरी के अंदर, तो आप इसे कैसे, पहले 5 को लिखोगे 4 बिट में, लिखोगे 0 1 0 1। इसके बाद फिर से 5 0 1 0 1। इसका लिखना 1 0 0 0 0 0 1। ये आसानी से आपका हो गया बिट में। आप इसको और इसको आसानी से मैच कर सकते हैं, दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, सेम। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, यानी कि 1 5 5 2, ठीक है। किसमें दे रखा है आपको, हेक्साडेसिमल में, और आपको इसे सपोज करो चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप पहले इसे 2 2 की पेयरिंग में चेंज कर दोगे। जैसे कि कैसे चेंज करना है इसे, इसको आपको कितने बिट में लिखना होगा 4 बिट में, तो कैसे लिखोगे 0 0 0 1। इसके बाद 5 0 1 0 1। उसके बाद फिर से 5 0 1 0 1। उसके बाद 2 0 0 1 0। ये क्या बन गया आपका बाइनरी। एक क्वेश्चन आपको कैसे दे सकता है, सपोज करो आपको नंबर दे रखा 1 2 3 बी हेक्साडेसिमल में, और आपको इसे चेंज करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल के अंदर कैसे चेंज करोगे, पहले जो भी आपका नंबर दिया हुआ होगा, पहले आप उसे सिंपली किस में चेंज करोगे, बाइनरी के अंदर। इसके अंदर बेस 2 के अंदर, बेस 2 के अंदर कैसे चेंज करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे 4 बिट में, 0 0 0 1। उसके बाद 2 को लिखेंगे 0 0 1 0। उसके बाद 3 को लिखेंगे 0 0 1 1। इसके बाद क्या है बी, तो बी कितना होता है आपका 11। तो 11 कैसे लिखेंगे 1 यानी कि 8, और उसके बाद 0 10 और 1 11, तो लिख दिया। अब ये बाइनरी के अंदर आ गया, हमें किस में जाना है, ऑक्टल में। तो हमने ऑक्टल में जाना अभी से सीखा, कितनी की पेयरिंग करेंगे 3 की, 1 2 3 यहाँ पर, 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 और 1 2 3 यहाँ पर, और लास्ट वाले 0 तो 0 को छोड़ देंगे। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 0, इसके बाद 7, और इसके बाद 3।
तो पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट करना है। कैसे? यदि आपको कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में दे रखा हो तो पहले आप उसका बाइनरी बनाइए। बाइनरी बनने के बाद उसके 3-3 की पेयरिंग कीजिए तो आप क्या बन जाएगा वो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 4 3 16 और आपको फिर से इसे चेंज करना है किसके अंदर, सपोज कीजिए ऑक्टल के अंदर। तो पहले आप इस नंबर का क्या निकालोगे, बाइनरी। तो बाइनरी निकालने के लिए जो भी आपकी डिजिट दे रखी हो आपको कितने बिट में लिखना है, 4 बिट में। तो कैसे लिखोगे इसको, 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0, उसके बाद 3 0 0 1 1, उसके बाद बी, तो बी कितना होता है 11, तो 1 0 1 1, ये किसमें बच गया 2 में। अब इसी नंबर को आपको किस में चेंज करना होगा, फिर से ऑक्टल में। तो ऑक्टल में बनाने के लिए यहाँ पर पहले कहते हैं 4 की पेयरिंग। अब कल कितने की पेयरिंग करेंगे, 3 की, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये आगे वाला कितना लिखा हुआ है 1, ये कितना लिखा हुआ है 0, ये कितना लिखा हुआ है 7 और ये कितना लिखा हुआ है 3। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर अभी फिर से क्वेश्चन क्या दे रखा हो कि आपको नंबर दे रखा हो किसके अंदर 2 7 5 ऑक्टल के अंदर, और आपको यही नंबर चेंज करना हो किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, यानी कि बेस 16 के अंदर। तो आप उसे कैसे करोगे, पहले जो भी आपका नंबर दे रखा होगा ऑक्टल, पहले आप उसका बाइनरी बनाओगे। तो बाइनरी बनाने के लिए ऑक्टल में कितने बिट में लिखना पड़ता है हमें, 3 बिट में। 3 बिट में लिखेंगे इसे 0 1 0, इसको लिखेंगे 1 1 1, इसको लिखेंगे 1 0 1, लिख दिया। अब हमें किस में जाना है, किस में बन गया बेस हमारा 2 में, लेकिन हमें किस में जाना है 16 में। तो 16 में जाने के लिए कितने की पेयरिंग करेंगे, इसके अंदर 4 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या बचा 0, तो 1 3 4। तो इसका तो मान कितना रहेगा 0। अब इसका 8 11, तो 11 क्या लिखते हैं हम बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इसको क्या लिखेंगे हम सी। तो कितना हो जाएगी वैल्यू हमारी 13, कितनी हो जाएगी 11, तो कितना हो जाएगी 0। तो हमने लिख दिया ओ बी सी, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका नंबर सिस्टम वाली यूनिट भी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं